जिन भी बच्चों ने सोचा स्कोर बढ़ाने का, वो बच्चे स्कोर बढ़ा लिए। एक दो नहीं बल्कि कई ऐसी कहानियां हैं जहां पर बच्चे कह रहे हैं कि उनका स्कोर बढ़ा है। बच्चे का 74 परसेंटाइल से 97 परसेंटाइल आ गया, बच्चे का 48 से लेकर 91 परसेंटाइल आ गया। और न्यूज एजेंसीज ने भी इस बात को कवर किया है कि यार बच्चा जो जनवरी में बिल्कुल बुरी हालत में था, कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो अप्रैल में ऐसा कमबैक मारा कि मेंस क्वालिफाई तो छोड़ो, एडवांस के लिए भी एलिजिबल हो गया। और मतलब मेंस क्वालिफाई करके एडवांस के लिए भी एलिजिबल हो गया और इतना अच्छा पढ़ा कि उसको एनआईटी भी मिल गया। ऐसी कई सारी स्टोरीज हैं। तो एक बात तो सिद्ध होती है कि यार मुमकिन तो है, लेकिन अब जैसे ही ये बात सिद्ध होती है, इसके साथ साथ चैलेंज भी आता है। और वो चैलेंज ऐसा है कि यार जैसे 13 लाख के आसपास बच्चा अपीयर हुआ था अभी जब जनवरी वाला अटेम्प्ट हुआ था, करीबन 13.5 लाख बच्चा फॉर्म भरा था, 14 लाख के आसपास फॉर्म भरना शुरू किया था। आपको याद होगा मैंने पहले बताया था, यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर देखकर समझ में आता है कि कितने कैंडिडेट रजिस्टर कर रहे हैं। तो इतने कैंडिडेट रजिस्टर करना शुरू किए तो करीबन 14.25 लाख के आसपास वो आंकड़ा था, 14,15,000 के आसपास। लेकिन उसमें से 13,55,000 फाइनली पेमेंट किए। इस 13,55,000 में से 13 लाख बच्चा एग्जामिनेशन में अपीयर हुआ। अब अभी 13.5 लाख जो पिछले बार रजिस्टर किया था, उसमें से और 2,71,000 बच्चा अभी अप्रैल अटेम्प्ट के लिए ऑलरेडी यूनिक बच्चा रजिस्टर कर चुका है। तो 13.5 लाख और 2,71,000 मतलब 16.25 लाख, 16,21,000 के आसपास बच्चा इस बार रजिस्टर किया है फॉर द जनवरी एंड अप्रैल अटेम्प्ट। अब अगर माने कि एग्जामिनेशन में कितना बैठेगा तो 16 लाख के आसपास मान सकते हैं कि यार 16 लाख के आसपास बच्चा इस बार एग्जामिनेशन में बैठेगा। पिछले साल कितना था? 14,75,000, मतलब सीधा सीधा 1.25 लाख बच्चा तो बढ़ गया। 1.25 लाख के हिसाब से सीटें बढ़ी हैं क्या आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में? नहीं। 1.25 लाख के हिसाब से तो सीटें नहीं बढ़ी है, मुश्किल से 300 सीटें बढ़ी हैं। तो एक बात पक्की है कि क्या कंपटीशन बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। लेकिन ये 16 लाख में से पहले 15.25 लाख जो 14,75,000 थे, इसमें से भी 2.5 लाख बच्चा सेलेक्ट हो रहा था। अभी 16 लाख में से भी 2.5 लाख बच्चा ही सेलेक्ट हो रहा है। परसेंटेज जो सिलेक्शन का है वो करीबन 15% से ज्यादा का है, मतलब हर 100 में से 15 बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। चलो अच्छी बात है। तो यहां तक का गणित तो समझ में आता है, लेकिन और इसके हिसाब से आपको एक बात और समझ में आ रही है कि भाई यहां तक का गणित समझ में आ रहा है, लेकिन अगर कट ऑफ की बात देखी जाए तो ये जो 2.5 लाख बच्चा सेलेक्ट होगा, ये 15% बच्चा, ये कौन सा बच्चा होगा? कितने नंबर लाने पड़ेंगे इसको? तो पिछले सालों का अगर आंकड़ा देखा जाए, 14,75,000 जो बच्चा सेलेक्ट हुआ वो 93 परसेंटाइल पे हुआ था। 14,15,000 बच्चा जो हुआ था वो भी 93 परसेंटाइल पे। अभी 16 लाख बच्चा होगा तो 16 लाख बच्चा 93 पे नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा परसेंटाइल आएगा, बट वो 94 के आसपास ही रहेगा, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं होगा। तो मेरे को लगता है 94 परसेंटाइल के आसपास का ये मार्का बैठेगा। अब 94 परसेंटाइल से 0.5 आगे 0.5 पीछे हो सकता है। तो 94 परसेंटाइल लाने वाला बच्चा सेलेक्ट हो सकता है जेडब्ल्यू मेंस 2026 में। अब इसके हिसाब से 94 परसेंटाइल लाने वाला अभी जनवरी अटेम्प्ट में कितने पे आया है? तो जनवरी अटेम्प्ट का पेपर बहुत कठिन था यार। तो कठिन था, इसका मतलब 97 से 106 के बीच में 94 परसेंटाइल बैठा है। मतलब मोटी बात तुम ये मान सकते हो 100 से लेकर 110 के बीच में। और 93 भी देखोगे तो वही 90 से लेकर 100 के बीच में 10 नंबर का अंतर आ जाएगा। पर 100 से 110 के बीच में बच्चा सेलेक्ट हो रहा है। तो अब अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम्हें अगर सिलेक्शन गारंटी करनी है कि मेंस क्वालिफाई हो ही जाऊं, तो इतना नंबर कम से कम लाना होगा कि 100 से 110 आ जाए। अब अगर आपको ये 2.5 लाख में आना है तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी होंगी जिससे कि आप इसमें आ जाएं। क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, तुमने कुछ तो गलतियां की होंगी, तब जाकर जनवरी में ऐसा नहीं हो पाया। और कईयों का अगर हो पाया होगा तो उनको और बेहतर बनना है। पर देखो गलती सबकी 19-20 उसी के आसपास रहती है। वो गलतियां अगर आप करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस आपके बेस्ट से थोड़ा कम हो जाता है। वो गलतियां अगर आप अवॉइड कर लेते हैं तो आप अपने बेस्ट परफॉर्मेंस पे आ जाते हो। देखो लड़ाई कभी किसी दूसरे से होती ही नहीं है। मैं कभी लड़ सकता हूं या लड़ूंगा कि भाई मैं मुकेश अंबानी का ही नहीं बन जा रहा हूं। भाई मुझे पता है मेरी क्या औकात, और वो 1 लाख करोड़ और हजारों करोड़ का मालिक, मैं उससे लड़ाई नहीं करूंगा। लेकिन मैं शायद लड़ाई करूं अपने आसपास दिखने वाले किसी इंसान से, अपने किसी दोस्त से जो मेरे ही जैसा कमाता है। या फिर मैं लड़ाई करूंगा अपने आप से कि मैंने पिछले साल 100 रुपए कमाए थे, इस साल मेरे को 200 रुपए कमाने हैं। इस साल 200 कमाए तो अगले साल 500 रुपए कमाने हैं। तो मेरी लड़ाई हमेशा खुद से होती है, आपकी लड़ाई भी हमेशा खुद से ही होगी। तो अगर आपकी लड़ाई खुद से है
तो आप अपना बेटर वर्जन बनने की कोशिश कीजिए। तो उस बेटर वर्जन बनने में आपको कौन सी गलतियों को अवॉइड करना है, आज इस सेशन में यही बताऊंगा। और ये गलतियां देखने में सिंपल कॉमन लग सकती हैं, बट बहुत ज्यादा डिसमेंटलिंग होगी अगर आपने ये गलती कर दी, और आसानी तरीके से उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बताना शुरू करता हूं। चैनल सब्सक्राइब कर लो और ऐसे बेहतरीन वीडियोस आपको यहां पे मिलते रहेंगे जो आपको समय दर समय सही रास्ते पे लाने का काम करेंगे। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। अब पहली गलती, सबसे पहली, नॉट हैविंग अ रियलिस्टिक टारगेट। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? देखो, मान लेते हैं कि तुम अभी 30 परसेंटाइल पे बैठो, से फॉर एग्जाम्पल। तो 30 परसेंटाइल इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे बच्चे 30 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल पे बैठे हैं। आधे 50 परसेंटाइल मतलब 50% बच्चा। तो अगर इतने कम नंबर पे बैठे हो, मतलब तुम 4 नंबर से लेकर 11 नंबर के बीच में आओगे, इसी के आसपास बैठ रहा है 30 परसेंटाइल। तो अब 4 नंबर छोड़ो, मैं बोलता हूं यार 20 नंबर पे बैठे हो, 11 नंबर भी छोड़ो, 20 छोड़ो, 40 नंबर पे भी बैठे हो। तो एक बात बताओ, अगर तुम 20-30 नंबर पे बैठे हो और उसके बाद तुम टारगेट लेते हो, सर 200 नंबर का जंप मारूंगा, मैं 220 लेकर आऊंगा। एक बात बताओ, लाने के लिए ला सकते हो, मैं डिनाई नहीं करूंगा, मतलब मुमकिन तो है, नामुमकिन थोड़ी है कुछ है। पर तुमको क्या लगता है, सुन के क्या लग रहा है, 20 नंबर से 200 नंबर पे पहुंच जाओगे? क्या करोगे ऐसा रातों रात अगले 20 दिन में कि 20 नंबर से 200 पे पहुंच जाओगे? मतलब थोड़ा अनरियलिस्टिक नहीं लग रहा? मेरे को लग रहा है। पहुंच जाओ, बहुत अच्छी बात है, पर मैं अगर रियलिस्टिक तुमको तैयार करवाऊंगा तो मैं बोलूंगा यार तू अगर अभी 20 नंबर पे 30 नंबर पे बैठा है तो कोशिश करना 120 पे पहुंचने का। पहले 100 नंबर का जंप ले ले, मॉक टेस्ट में तेरे को आने लगे 150 नंबर, तो वहां जाना 200 नंबर पे। तो पहला टारगेट होना चाहिए 100 से 120 नंबर, इतने पे आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, जेईई मेंस क्वालिफाई भी कर जाओगे। ये पहला टारगेट होना चाहिए रियलिस्टिक। मॉक टेस्ट में इतना आने लगे बहुत कंटिन्यूअसली, रेगुलरली, हाँ 200 नंबर पे जंप करो, अगला टारगेट 200 नंबर प्लस होना चाहिए, बिल्कुल। पर पहला ये होना चाहिए। दूसरा, ये अचीवेबल है, इससे 96 से 97 परसेंटाइल के आंकड़े में पहुंच जाओगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इग्नोरिंग सिलेबस वेटेज। इग्नोरिंग सिलेबस वेटेज का क्या मतलब है? देखो, हर बच्चा क्या कोशिश करता है पता है, क्योंकि ये बच्चे की गलती नहीं है, उसको सालों से यही सिखाया गया है यार सिलेबस पूरा कवर होगा तो नंबर ज्यादा आएगा। पर आप भूल जाते हैं कि जेडब्ल्यू वैसा एग्जाम ही नहीं है, मैक्सिमम सिलेबस कवरेज से मैक्सिमम नंबर नहीं आते। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो अगर हाई वेटेज टॉपिक को कम समय में किया जा सकता है और हाई वेटेज टॉपिक से ज्यादा नंबर आते हैं। तो मिनिमम चैप्टर से मैक्सिमम मार्क्स, अगर ये स्ट्रैटेजी नहीं लगा रहे हो तो तुम पूरा सिलेबस कवर कर लो पर नंबर नहीं आएंगे। ये मैं तजुर्बे से बोल रहा हूं। या तो तुम बहुत बड़े तोप हो, 20 दिन में तुम इतना कर लोगे कि 40-50 चैप्टर पूरा घोंट के पी गए, तो भैया वैसे बच्चे से तो मैं भी मिलना चाहूंगा, वो चाइल्ड प्रोडिजी होगा। पर अगर चाइल्ड प्रोडिजी नहीं हो तो रियलिस्टिक रहो, कम से कम चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे आएंगे, इसके काफी सारे सेशंस ले रखा हूं ऑलरेडी, वापस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ये सारे चैप्टर्स का आपको बस एक एग्जांपल दिया हूं मैथमेटिक्स में, ऐसा फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मैंने किया है, मेरे दूसरे सेशंस देखिएगा। पर वो हाई वेटेज टॉपिक पे फोकस कीजिए जिससे नंबर निकले, कम पढ़कर ज्यादा नंबर बन जाए, ठीक है? ये दूसरी गलती मत कीजिएगा। आगे बढ़ रहा हूं, फेक मोटिवेशन मत लीजिएगा। मतलब क्या? देखो, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि ज्यादा कठिन सवाल मत बनाओ, क्योंकि एग्जामिनेशन में कठिन सवाल बनाने के होते नहीं है। एग्जामिनेशन में कठिन सवाल से आपका समय खराब होता है, तो आप उसको छोड़िए, आगे निकलिए। पर जनवरी अटेम्प्ट गूगली था, जनवरी अटेम्प्ट में बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कि बेचारा आसान क्वेश्चन है कहां, मिला ही नहीं बच्चे को, तभी तो 100 नंबर आया, मतलब 100 नंबर में 94 परसेंटाइल आ रहा है। तो इस बार हुआ क्या कि जनवरी अटेम्प्ट ये सिखाया है सबको, मेरे को एज अ टीचर भी, तुमको एज अ स्टूडेंट भी, कि कठिन सवाल भी करना जरूरी है। अब मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि एग्जाम में कठिन सवाल करो, क्योंकि वहां पे टाइम खराब होगा, पर मैं इस बार आपको यह जरूर कहूंगा कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस के दौरान जितना ज्यादा कठिन सवाल बना सकते हैं बनाइए, टाइम टेकिंग सवाल जितना हो सकता है उतना बनाइए, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो और आप कैलकुलेशन फास्ट करना सीख जाएं। अगर आप ये फेक मोटिवेशन में रहेंगे कि यार कुडंट आंसर अ क्वेश्चन तो सीधा स्किप मार दो, आगे बढ़ जाओ, बढ़ जाओगे, फील गुड होता रहेगा, पर एग्जामिनेशन में स्किप मार के कितना आगे बढ़ोगे? नंबर तो चाहिए ना यार। वहां पे जब दिखेगा कि स्किप मारते मारते सिर्फ 20 नंबर आ रहे हैं, तो फिर तुमको लगेगा कि नहीं यार इस बार कुछ गड़बड़ हो गया। तो वो गड़बड़ एग्जाम हॉल में ना पता चले, पहले पता चल जाए। इसलिए कठिन सवाल भी प्रैक्टिस करके जाइए, हो सकता है, और हो सकता है कि ज्यादा चांसेस होगा अप्रैल अटेम्प्ट भी कठिन आएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला, लर्न फ्रॉम द हार्डेस्ट एंड द इजिएस्ट शिफ्ट। ये दोनों का मिक्स रखिए। मतलब मैं भगवान नहीं हूं और कोई भी भगवान नहीं है, किसी को नहीं पता है कि अप्रैल अटेम्प्ट कैसा आएगा। चांसेस लग रहे हैं क्योंकि जनवरी कठिन आया था तो अप्रैल भी आ जाए, पर क्या पता, हो सकता है बहुत आसान आ जाए।
तो आपको हार्डेस्ट और इजीएस्ट दोनों से ट्राई मारिए। और मैं आपको लिस्ट बता दे रहा हूं, जून 2022 में जो पेपर हुआ था 27 जून शिफ्ट 1 का पेपर, ये इजीएस्ट था। लेकिन जुलाई में 22 जुलाई 2022 का जो पेपर हुआ था 26 शिफ्ट का, ये भी इजीएस्ट था, परंतु 24 जून 2022 शिफ्ट 1 ये टफेस्ट शिफ्ट था। तो मैंने टफेस्ट के 10 ऑप्शंस, इजीएस्ट के 10 ऑप्शंस आपको दे दिए। ये सारे ऑप्शन से आप पेपर निकालिए, गूगल पे बहुत आसानी से सब जगह से मिल जाएगा। पेपर निकालिए और पेपर सॉल्व कीजिए, देखिए इजीएस्ट में कितना आ रहा है, टफेस्ट में कितना आ रहा है। ये आपको ये भी बताएगा कि रियलिटी में अगर आप पेपर जब सॉल्व करते हैं मेन एग्जामिनेशन में, तो अगर इजी आएगा, मान लेते हैं आपने इसको सॉल्व किया, इजीएस्ट में आपको आ रहा है 100 नंबर और टफेस्ट में आपको आ रहा है से फॉर एग्जांपल 80 नंबर, तो आपको दिमाग में रहेगा कि यार 80 से 100 के बीच में मेरा मार्क्स आएगा, अब इसको बढ़ाने की कोशिश करनी है। या फिर मान लो ये नहीं बढ़ा, एग्जामिनेशन से बस 4 दिन पहले आपको पता चला, तो आपके दिमाग में ये फिक्स होना चाहिए कि 80 से 100 के बीच में मार्क्स आएंगे आपके मेन एग्जामिनेशन में, तो आपको रियलिटी पता चलेगी और आप अपने आप को वैसे गॉज कर पाओगे। क्लियर? नेक्स्ट इज, और इजी डिफिकल्ट का ना पता है, एकलव्य टेस्ट सीरीज में हमने जितने सवाल दिए थे, ये जैसे एकलव्य टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 12 है, तुम देखना जो बच्चे टेस्ट सीरीज लिया होगा उस टेस्ट नंबर 12 में इजी सवाल और डिफिकल्ट सवाल ये दोनों हमने एक ही टेस्ट में डाले हैं कि भाई बच्चा पूरी तरह से अच्छे से तैयार हो जाए, इजी सवाल को भी और डिफिकल्ट सवाल के भी। तो जो एकलव्य टेस्ट सीरीज में है वो उनको फायदा मिल जाएगा, उनको ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनके पास ऑलरेडी इजी डिफिकल्ट का मैंने काफी सारा मिक्सचर बना रखा है। ये उनके लिए बोल रहा हूं जो एकलव्य टेस्ट सीरीज में नहीं है, उनको खुद से करना पड़ेगा, तो डाउनलोड करके कर लीजिएगा, ठीक है। अन्यथा नहीं तो एकलव्य टेस्ट सीरीज ले सकते हो, ये भी, इसमें भी ये काम ऑलरेडी किया हुआ है, तो आसान पड़ जाएगा। क्लियर? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आगे रियल लर्निंग मेथड क्या होता है? रियल लर्निंग मेथड ये है बेटा कि आंसर्ड सवाल आपने आंसर किया, अगर सही है तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट, बहुत अच्छी बात, बट ये कम होता है। अगर आपने आंसर किया वो गलत हो गया या आपसे आंसर ही नहीं हुआ, आप सोल्यूशन पहले देखिए, सोल्यूशन देखने के बाद यहां 90% बच्चा रुक जाता है। अब आपको उस मेथड को सीखना है। बच्चा क्या सोचता है कि यार मैंने पढ़ लिया है, काफी है, ये काफी नहीं होता, क्योंकि उस वक्त तो आप समझ गए, पर आपको ये जानकारी, ये नॉलेज जो आपने आज सीखा है, ये शायद 20 दिन बाद अप्लाई करना है। अब 20 दिन तक वो याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये कैसे इंश्योर करोगे? तुम तो 20 दिन में हजारों सवाल बनाओगे, तो 20 दिन तक याद रहे या लंबा याद रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप उसको री अटेम्प्ट लें और री अटेम्प्ट लेकर रिवाइज करें, एक बार वापस से खुद से बनाएं, तब जाकर वो फिक्स होगा कि अब आप वो भूलेंगे नहीं, एटलीस्ट 20-25 दिन तक तो नहीं भूल रहे हैं। मेरी बात समझ आई? तो ये होता है सही तरीका, और इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करोगे बड़ा मजा आएगा। नेक्स्ट, नो मॉक टेस्ट। रियलिटी में होता क्या है, सारे बच्चे अभी यही सोच भी रहेंगे, तुम भी सोच रहे होगे सर मॉक टेस्ट देके क्या करें, आता तो है नहीं, मॉक टेस्ट देके क्या करें, 30 नंबर तो आते हैं, 50 नंबर तो आते हैं। पर आप ये भूल जा रहे हो कि आप जो 50 नंबर लेकर आ रहे हो, तो जो बचा हुआ 250 नंबर है जो आपको नहीं आ रहा, ये 250 नंबर का मतलब होता है 62 सवाल, 60 सवाल 62 सवाल होते हैं 250 नंबर में। तो ये जो 60-62 सवाल है आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस, इतना आपको नहीं आता, मतलब आपको इतने सवाल सीखने की आवश्यकता है। और इतने सवाल सीखने की आवश्यकता है का क्या मतलब? इतने सवाल को तुम दोबारा से प्रैक्टिस करोगे, री अटेम्प्ट करोगे, रिवाइज करोगे। बेटा हर टेस्ट में ना अगर 62 सवाल नए नए सीख गए ना जो तुमको नहीं आते थे, तुम इतने ऊपर पहुंच जाओगे कि क्या बताऊं। लेकिन ये 62 सवाल सीखने के लिए जरूरी है ना कि आप मॉक टेस्ट दें। पता तो होना चाहिए कि हाँ यार अभी 50 नंबर पे हूं, 50 से कल 60 पे गया, 60 से कल 70 पे गया, मोटिवेशन हाई होगा, टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा, सवाल ज्यादा सीखोगे, हवा में तीर नहीं मारोगे। वो सब कहां से होगा? मॉक टेस्ट से होगा। लेकिन तुमको लग रहा है अरे सर पूरा सिलेबस हो जाए तब जाके मॉक टेस्ट दें। भाई पूरा सिलेबस हो जाए तब जाकर मॉक टेस्ट दो, ऐसा सोचते रहोगे तो बस सोचते ही रह जाओगे। तो इसीलिए मॉक टेस्ट डे 1 से देना शुरू कीजिए। बिल्कुल मत सोचिए 10 नंबर आए चलेगा, 0 आए वो भी चलेगा, सारा का सारा सवाल सीख लो, क्या दिक्कत है, वापस से बनाओ। तुम भी क्या करने वाले हो, यही ना कि पीवाईक्यू बनाओगे, दूसरे सवाल बनाओगे। मान लो मॉक टेस्ट एक तरह का पीवाईक्यू है, समझ गए? तो मॉक टेस्ट नहीं छोड़िए चाहे जो हो जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस दे रहा हूं पूरे सेशन का। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम 1 मॉक टेस्ट पर डे, ये कोशिश कीजिए, एग्जाम पैटर्न समझ में आएगा, वीक एरियाज आपको समझ में आएंगे, टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया सीख जाइएगा आप, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनालिसिस, ये आपको कोई और टेस्ट नहीं देगा। एनालिसिस बहुत तगड़ा कीजिए, अच्छे से कीजिए। एकलव्य टेस्ट सीरीज में एनालिसिस डाला हुआ है ऑलरेडी, नहीं तो आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेशर बिल्टअप। प्रेशर बिल्टअप का क्या मतलब? देखो जब तुम क्या है ना, एग्जामिनेशन जरूर दो, पर एग्जामिनेशन में नहीं हुआ ये सोचोगे ना तो एग्जामिनेशन में शायद नहीं होगा। सच बता रहा हूं,
फैक्ट के तौर पे जब तुम ये बार बार सोचते हो यार ये तो मेरा लास्ट चांस है, सीट नहीं मिली तो क्या होगा, मम्मी पापा को क्या बोलूंगा, रिलेटिव्स को क्या बोलूंगा, पापा का पैसा बर्बाद हो गया, मैं निकम्मा हूं, शिट यार, ये जब आप इतना नकारात्मक बातें खुद को बोलते हैं ना, तो आपका दिमाग ना उसी लूप में घूमने लगता है। फिर आपका दिमाग भी कहता है कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या होगा, इतना टेंशन हो जाता है कि होने के लिए जो चीजें जरूरी हैं, जो आपको करनी जरूरी है, वो आप करते ही नहीं हो। और इसीलिए ये प्रेशर बिल्टअप सही नहीं है। देखो कुछ प्रेशर अच्छे होते हैं जिससे काम बढ़िया हो जाता है, पर ये प्रेशर बहुत नेगेटिव होता है और इससे काम बिगड़ जाता है। तो आप अगर ये प्रेशर बिल्डअप कर रहे हो कि यार मेरे पेरेंट्स रिलेटिव थिंक आई एम अ लूजर, आई एम अ इंफीरियर, कुडंट गेट इनटू आईआईटी, फैमिली प्रेशर, ऐसा अगर ये सोचते रहोगे तो मतलब अपना 100% बेस्ट पोटेंशियल नहीं दे पाओगे। और ऐसे एग्जाम्पल भरे हुए हैं दुनिया में जहां पर लोगों ने रियलाइज किया कि भाई आईआईटी सब कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा शायद माँ बाप ने रियलाइज किया, पर बच्चों ने भी रियलाइज किया कि आईआईटी सब कुछ नहीं है, एनआईटी सब कुछ नहीं है, और उन्होंने लाइफ में अच्छा किया। एग्जाम्पल बताया था, जैसे नितिन कामत है, जीरोधा के को फाउंडर हैं, काफी ज्यादा बढ़िया स्टार्टअप है इनका, बहुत पैसे वाले इंसान है। ये बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई किया, ना आईआईटी ना एनआईटी ना ट्रिपल आईटी ना जीएफटीआई, सरकारी भी नहीं है, बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट कॉलेज है। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सत्या नदेला। क्या ये लोग सक्सेसफुल नहीं है? इनसे ज्यादा सक्सेसफुल आज के डेट में कौन होगा? कोई नहीं है, पर है ना सक्सेसफुल ये लोग कहां गए आईआईटी। और अरे ये तो दो एग्जांपल, मुकेश अंबानी, कोई भी ले लो, कोई भाई ऐसा कोई गारंटी नहीं कि आईआईटी जाओगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे, या यूं कह लो कि आईआईटी नहीं जाओगे तो सक्सेसफुल नहीं होगे, ये तो बिल्कुल ही गारंटी नहीं है। तो आप अपने दिमाग में ये बात बैठाइए कि यार आईआईटी सब कुछ नहीं है, आप कोशिश कर रहे हैं, कोशिश में कुछ ऊंच नीच हुई तो भी जीवन बहुत कुछ है। और मैं तो यार वो इंसान हूं जो हमेशा ये बोलता हूं, मेरे तो चैनल पे पूरे सेशन ऐसे भरे हुए हैं बार बार, क्योंकि मैं हमेशा ये बात बच्चों को बोलता हूं कि अगर तेरा कुछ भी नहीं हुआ ना तो भी तू कुछ अच्छा करेगा, इस बात की गारंटी मेरी है। मैं कुछ ना कुछ अच्छा करवाऊंगा ही तेरे को। अरे 50 एग्जाम है, 50 कॉलेज है, 50 ऑप्शन है, ऑल्टरनेट करियर है, ऑल्टरनेट एग्जाम्स है, ऑल्टरनेट डिग्रीज है, सब कुछ है भाई। जानकारी होनी चाहिए और वो जानकारी मैं आपको दूंगा। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि चैनल सब्सक्राइब रखना, इस पे तुमको हारने नहीं दूंगा। तुम चाहे जो करके आओ, तुम आईआईटी निकाल के आओ तो भी बहुत बढ़िया ऑप्शन बताऊंगा कि अच्छे से काउंसलिंग कैसे भरो, कौन सा बेस्ट ब्रांच लो। आईआईटी नहीं निकाल के आओगे तो दूसरा क्या कर सकते हो वो बताऊंगा। कोई सरकारी ना निकले तो प्राइवेट कहां जाओगे वो बताऊंगा। प्राइवेट जाने के लिए पैसे नहीं है तो सस्ते में प्राइवेट कौन सा मिले या सरकारी कौन सा मिले वो भी बताऊंगा, सब बताऊंगा भाई। तो इसीलिए मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं, टेंशन हटाओ और मजे से पढ़ाई करो। आपके हाथ में आपका कर्तव्य है, कर्तव्य के बाद उसके फल की चिंता ना करें, कर्म करते चलिए और कोई ना कोई साथ होगा। अगर आपकी नीयत सही है, हर सर आपके हमेशा साथ होंगे और आपको कुछ ना कुछ बढ़िया मिल ही जाएगा मेरे सेशन से, इस बात की मेरी गारंटी। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब रखिएगा और बढ़िया बढ़िया सेशंस में आपको देता रहूंगा। रिलैक्स होकर जाइए इस सेशन से, उद्देश्य भी इस सेशन का यही है। जो गलतियां बताई वो तो मत कीजिएगा, पर अंततः यही कहकर खत्म करूंगा कि रिलैक्स होकर जाइए, आप कुछ अच्छा करेंगे जीवन में और अपनी पूरी मेहनत कीजिए ताकि रात को नींद अच्छी आए कि हाँ मैंने अपना मेहनत किया, 100% हुआ नहीं हुआ वो ऊपर वाले की दया। ठीक है, और मैं इस चैनल पर इस बात की जिम्मेदारी लूंगा कि आप जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर ऑप्शन लेकर जाएंगे। ठीक है, चलिए, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और खूब मजेदार तरीके से पढ़ाई कीजिए, खूब जोश में, कुछ ना कुछ अच्छा होगा आपके साथ। ठीक है, चलिए बाय। चैनल सब्सक्राइब कर लेना।